हेलो एंड वेलकम। ये क्लास 12 सी फिजिक्स की है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का किसी अनथ ऑर्बिट में वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसका हमने डिराइव किया था, उसका एक फार्मूला एक्सप्रेशन निकाला था। वो भी किसकी थ्योरी से? नील्स बोर्स की थ्योरी से। नील्स बोर ने अपनी थ्योरी जो दी थी, जो अपना मॉडल दिया था, उसी के हिसाब से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आज हम रेडियाई देखेंगे, रेडियाई ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है। उससे पहले कल जो है एक छोटा सा पॉइंट था, छूट गया था। ये एक स्टेटमेंट है जो छोटा सा लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। लेट एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज -e इज मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज +Ze इन इट्स nth ऑर्बिट। उसके बाद है कि लेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn एंड रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट Rn। क्योंकि हम लोगों ने जब एंगुलर मोमेंटम निकाला था तो उसमें हमने Vn यूज किया, Rn यूज किया, -e यूज किया, +Ze यूज किया, और इसके बारे में और आगे भी यूज करते आ रहे हैं। तो इसके बारे में हमने एक ये स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, तो इसको आप वहां ऊपर ही लिख लेंगे सबसे पहले। और अगर जब एग्जाम में अलग अलग पूछता है, सिर्फ रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट अगर पूछा तो आपको ये स्टेटमेंट इसके साथ भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये पूरा स्टेटमेंट लिखिए। उसके बाद का स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियस इज वेरी हैवी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, सो मोशन ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। नेग्लिजिबल क्यों होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, मोशन ऑफ क्या न्यूक्लियस, मोशन ऑफ न्यूक्लियस नेग्लिजिबल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो मास है न्यूक्लियस का वो वेरी हैवी है, बहुत ज्यादा है। किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इसीलिए जो न्यूक्लियस का मोशन है उसको नेग्लिजिबल करके पूरा काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं रेडियाई ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले आपको एक बात जाननी होगी कि जब भी कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये जाननी है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत ही पास, बहुत क्लोज होते हैं, तो कूलाम के नियम से वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको जाननी होंगी, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ से आप यहाँ शुरू करेंगे। इन nth orbit the electrostatic force of attraction between nucleus and the electron क्या होगा? Fe इसको अगर माना जाए तो 1/4πε0 Ze into E upon Rn स्क्वायर। ये कहां से आया? हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, पहले ही चैप्टर में है कि F बराबर Q1 1/4πε0 या ε0 भी कहते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों चार्ज है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक चार्ज जो Q1 है वो क्या है? किसका चार्ज है? यहाँ पे हमने लिखा है ये किसका चार्ज है? न्यूक्लियस का चार्ज है। और दूसरा Q2 है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। दूसरी बात, जो यहाँ पे दूरी है, दो पार्टिकल एक दूसरे से जितना दूर होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल, तो जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको R कहते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, जो कि हमने Rn माना है, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट Rn, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो Q1 Q2 की जगह न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और R के जगह ये रेडियस हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो गया? 1/4πε0 Ze into E अपॉन Rn स्क्वायर। और अगले स्टेप में अगर हम बढ़ेंगे तो E से E का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? E स्क्वायर। तो इसको हमने क्या लिखा है? Ze स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको पहला समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप हमने क्या किया है, इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरे स्टेप में आएंगे। द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mvn स्क्वायर अपॉन Rn। जब भी कोई ऑर्बिट घूमता है, क्योंकि आपने 11th में सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर ऑर्बिट में है तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स
अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू होती है F बराबर mv/r। ठीक है, क्या होता है F बराबर mv/r, ये होता है mv²/r, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे m जो होता है उस पार्टिकल का मास होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और v का जो वैल्यू है v² यहाँ पे दिया हुआ है, तो v जो होती है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, vn लिखेंगे और nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है, और नीचे r का मतलब जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस, तो रेडियस हमने rn माना हुआ है तो यहाँ पे rn लिखेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा स्टेप भी कर ले जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करना है और दूसरे में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करना है, दोनों का फार्मूला लिखना है और इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब देखा जाए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो कहां से लग रहा है। जो भी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एक सर्कुलर मोशन के लिए, वो सारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वो लग रहा है, उसी से ये सारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। मतलब जितना भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स किसमें चेंज हो रहा है, या सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा आपस में। यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ लें कि द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो F इक्वल टू F, यानी कि यहाँ पे F ये वाला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और यहाँ पे F क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। दोनों को बराबर किया, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर। ठीक है, अब इसके आगे का काम हमें करना है, तो थोड़ा सा पहले ये राइट साइड में आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए इसके आगे का जो स्टेप है उसको देखते हैं। हमने क्या निकाला था इससे पहले, वी नो दैट कि जो इनका एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के मल्टीपल में होता है, ये सेकंड पोस्टुलेट से पता था। तो क्या था, mvn/rn इज इक्वल टू NH/2π, ये हम जानते हैं, ये इससे पहले हम लोगों ने इसको निकाला भी, इसको डिराइव भी किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें से vn की वैल्यू निकालेंगे और बाकी जो भी बच रहा है उसमें पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ vn बराबर होगा NH/2π। ठीक है, NH/2π और vn यही है, बाकी दोनों को लेते आएंगे तो ये नीचे हो जाएगा 1/rn और m। ठीक है, क्या होगा NH/2π 1/rn और क्या होगा m। ठीक है, अब इसी को इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन, इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं और यहाँ इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा हमारा, यहाँ पे जहाँ vn की वैल्यू है वहां पे हमको ये पूरा पुट करना है। ठीक है, तो पहले जो है पहले उसी को लिख लेते हैं, 1/4πε0 और ZE (2/rn² इज इक्वल टू m/rn। ठीक है, और vn² है और vn² का मतलब vn की वैल्यू पुट करेंगे तो vn² में पूरे का होल स्क्वायर पुट करेंगे, यानी NH/2π इंटू 1/rn m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब स्क्वायर लगेगा तो पूरे पे लग जाएगा, तो यहाँ पे जब खुलेगा तो देखेंगे 1/4πε0 ZE² इज इक्वल टू m/rn और यहाँ क्या होगा n² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, π² m²। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है सबको कैंसिल करेंगे और उसके बाद हमें वैल्यू क्या निकालनी है, चूंकि हमें रेडियाई निकालनी है तो हम Rn को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 4π इधर भी है
और यहाँ पे एक पाई बचा हुआ है, मतलब यहाँ पाई स्क्वायर है, 4 है। चलिए पहले Rn को एक तरफ करते हैं, ये वाला Rn इधर आएगा, नीचे Rn स्क्वायर होगा, फिर ऊपर Rn स्क्वायर होगा, ये वाला और ये वाला इधर जाएगा Rn, तो ये दोनों क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ ऊपर लिख दिया Rn। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ों को इधर लेके जाएंगे, इधर का पहले लिख लेते हैं m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, और m स्क्वायर अभी हम सब कैंसिल करेंगे, और बचा क्या यहाँ पे, जो सिर्फ Rn वाला है तो z स्क्वायर भी इधर जाएगा, तो z स्क्वायर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा z स्क्वायर, और 4 पाई ऊपर की तरफ जाएगा, 4 पाई और एप्सिलॉन 0। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा Rn। ठीक है, देखिए ये Rn हो गया, और यहाँ पे एक m कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, फिर n स्क्वायर रहेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर पूरी तरह से है रहेगा, h स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 4 कैंसिल आउट हो गया, एक पाई बचा है, यानी कि यहाँ पाई बचेगा और m बचेगा और ZE स्क्वायर बचेगा। ये हमारा रेडियाई आ गया। एक बार हम मिला लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो ऊपर बचा है हमारा एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे बचा है पाई m ZE स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सही है, या इसी को मतलब दूसरे तरह से लिखा जाए, दूसरा क्या तरह है, या तो एप्सिलॉन 0 को आगे लिख लीजिए और Rn को जिस तरह से बुक में दिया हुआ है, और n स्क्वायर को बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रेडियाई का फॉर्मूला मिल गया, रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। अब Rn बराबर जो भी है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं वेयर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 2 रखेंगे तो दूसरे ऑर्बिट के लिए, 3 रखेंगे तो तीसरे ऑर्बिट के लिए। तो ये पूरा प्रूफ आपका हो चुका है यहाँ पे। हाँ, यहाँ एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, वो हम बताते हैं। इसके बाद का थोड़ा सा स्टेप है, बोर रेडियस कैसे निकालते हैं। पहले आप ये पूरी बात समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया है, F बराबर क्या दिखाया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों को इक्वल किया, क्योंकि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ही लगता है। तो Fe बराबर F, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ पे हम Vn की वैल्यू निकालेंगे, Vn की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि Vn अभी डिफाइन नहीं हुआ है, अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं हुई है, तो हम Vn की वैल्यू कहाँ निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम, जो इससे पहले पढ़ा है, यहाँ से हम Vn निकाले हैं एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से, और इसको इस इक्वेशन में पुट करके जो भी कैंसिल हुआ है कैंसिल कर दिया है। बचा क्या है, हमें Rn निकालना था, तो हम Rn को एक तरफ ला के बाकी चीज़ों को एक तरफ लाएं, और ये हमारा निकल गया, जहाँ पे n बराबर 1 2 3 है। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है। अब हम हाइड्रोजन के लिए इसका रेडियस निकालेंगे। अब हाइड्रोजन के लिए रेडियस निकालने का मतलब, वहाँ पे Z बराबर 1 होगा। ठीक है, E बराबर क्या होगा, E बराबर भी मतलब E का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और N का मतलब N बराबर भी 1 होगा, क्योंकि एक ऑर्बिट होता है। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे H प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी एक तरह का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मिलती है, M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई की वैल्यू भी आपको पता ही होगी 22/7, या फिर उसको हम डेसिमल में ले सकते हैं। तो जब ये सारे वैल्यू कांस्टेंट की तरह बन जाएंगे और सिर्फ Z और N की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और उसी को हम कहेंगे बोर रेडियस। क्यों कहेंगे, क्योंकि बोर की मतलब ये एक हाइड्रोजन का रेडियस होता है, और इसे बोर ने निकाला था। ठीक है, तो आइए उसको हम कर लेते हैं। पहले ये वाला हमको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, जगह नहीं है। चलिए देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखें फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर क्या होगा, 1 होगा, और N बराबर भी 1 होगा, और लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, N बराबर 1। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट
और आगे क्या लिखना है, n बराबर 1, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे इसमें पूरा वैल्यू जो भी होगा वो पुट करेंगे, और जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखे गए हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट एंड ऑल कांस्टेंट, कौन कौन से कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 है, फिर h है, और क्या है, पाई है, m है, e है, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ s होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट, ये तो हमें क्या मिलेगा, Rn बराबर हमारी वैल्यू सीधी आ जाएगी। देखिए आप अलग से रख के देख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉन, 0.53 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और यही होती है, इसको आप घेर लीजिएगा, और यही होती है बोर्स रेडियस। लिखेंगे क्या, हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा कि रेडियस of first orbit of hydrogen atom is known as Bohr's radius। एक बार और बोल दे रहे हैं कि radius of first orbit of hydrogen atom is known as Bohr's radius। It is a universal constant, ठीक है। हाँ, एक नोट आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा नोट, ठीक है, और Rn इज डायरेक्टली, एक लिखिए, पहले एक लाइन लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 4 हो गया था 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, ठीक है। Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, ये कहाँ से आया, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए जब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ ये देखा जाएगा कि जो Rn होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे Rn की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से है तो और ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब 1 कक्षा 2 कक्षा, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इस तरह से जैसे हम बढ़ेंगे वैसे जो रेडियस होगा वो भी बढ़ाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 ये, अब इसको आप डिफाइन करना तो लिख लीजिए, n की वैल्यू बढ़ेगी तो Rn की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये रेडियस वाला जो था वो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बड़ा था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्बिटल मोमेंटम देखेंगे, या फिर जो भी इसके आगे का टॉपिक होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप जैसे जैसे लिखवाया गया आप इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू।